सभी विद्यार्थियों का साहित्य क्लासेस चैनल पर हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, आपके कक्षा 12th में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए भूगोल आपके जो पुस्तक है उसकी पहली पुस्तक भारत, लोग और अर्थव्यवस्था, इसका पहला वीडियो अपन ने जारी किया, पढ़ा आपने, बहुत अच्छा आपको लगा। और आज हम दूसरा वीडियो यानी उसी का पार्ट 2 जारी करने जा रहे हैं जिसमें उतना ही प्रश्न है। यह वीडियो भी आपकी बोर्ड परीक्षा यानी 12th की बोर्ड परीक्षा, STSE की एग्जाम और अभी आपके जो अर्धवार्षिक परीक्षा होने वाली है उस अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए भी सबसे अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न जो है इसमें से होने चाहिए, वो बहुत ही अत्यधिक महत्वपूर्ण प्रश्न है। बहुत सारे विद्यार्थियों द्वारा ये कहा गया था कि सर भूगोल की कक्षाएं स्टार्ट करो, भूगोल की कक्षाएं स्टार्ट करो, तो आप ही के अनुरोध पर भूगोल की कक्षाएं, इसके साथ साथ हिस्ट्री की कक्षाएं, इसके साथ साथ इकोनॉमिक्स की कक्षाएं और पॉलिटिकल की कक्षाएं तो पहले से ही चालू है ही है। हिंदी साहित्य है, हिंदी कंपलसरी है, इंग्लिश है, इन सभी सब्जेक्ट्स की कक्षाएं है वो आपके लिए अपलोड की जा रही है। तो आप अधिक से अधिक विद्यार्थी चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करते हुए आगे बढ़ाएं और सारे प्रश्न आप याद कर लें, अपनी कॉपी में लिख लें, ताकि आपको बार बार देखने की भी जरूरत ना हो। वैसे आप जब चाहे इसको देख सकते हैं, लेकिन फिर भी आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जब भी वीडियो अपलोड होता है तो आपके मोबाइल पर उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। अब जैसे बोर्ड परीक्षा के 5 तारीख के बाद, जैसे 5 तारीख तक तो आपके राज्य प्रतिभा खोज परीक्षा है, इससे संबंधित वीडियोस है वो अपलोड भी होंगे और भी बहुत सारे होंगे, अर्धवार्षिक एग्जाम के भी होंगे। इसके बाद सीधे 12th के लिए ये जो मैंने 7 विषय बताए हैं, सातों सब्जेक्ट्स के मॉडल पेपर्स और इसके अलावा आपके गेस्ट पेपर जो है वो अतिशीघ्र जारी किए जाएंगे। तो आप अपनी अपनी कॉपी तैयार रखें, कॉपी डाल लें, उसमें आप प्रश्नोत्तर लिखते जाएं। छोटे प्रश्न भी होंगे, बड़े प्रश्न भी होंगे, निबंधात्मक प्रश्न भी होंगे। तो सारे प्रश्नों की वीडियोज है वो जब तक आपकी एग्जाम होगी उससे पहले पहले आपको सारे वीडियोज उपलब्ध हो जाएंगे। आपको सिर्फ और सिर्फ यानी प्योर किताब में से, और जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उन विद्यार्थियों के लिए भी ये वीडियो बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। तो उम्मीद करता हूं कि आपके लिए बहुत अच्छा होगा। आप सभी विद्यार्थियों के लिए व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाए गए हैं और व्हाट्सएप ग्रुप है वो बॉयज और गर्ल्स के लिए अलग अलग बनाए गए हैं। तो आप अपना नाम लिखें, कक्षा लिखें। बहुत सारे विद्यार्थी नाम नहीं लिखते हैं, सिर्फ हाई कहकर छोड़ देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। आप अपना नाम लिखें, क्लास लिखें और आपके कौन कौन से सब्जेक्ट्स है, जैसे हिस्ट्री है, पॉलिटिकल है, ज्योग्राफी है, हिंदी साहित्य है, संस्कृत है, जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं ऑप्शनल, यानी आपके जो कंपल्सरी सब्जेक्ट है वो तो यहाँ पढ़ाए जाते ही हैं, वो चाहे साइंस का हो, कॉमर्स का हो, आर्ट्स का हो, चाहे किसी भी स्ट्रीम का हो, सभी के लिए हैं। लेकिन ऑप्शनल सब्जेक्ट्स जो है उसको आप लिखें। इसके बाद मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप के नंबर बता दूंगा जिसमें आप ऐड हो सकते हैं। निःशुल्क है, किसी प्रकार की कोई फीस भी नहीं है। आप अच्छी तैयारी करें और जब आपके पेपर अच्छा हो जाए तो मुझे बधाई जरूर दे देना। तो आइए चलते हैं आज के प्रश्नों की तरफ। पहला प्रश्न देखिए। पहला प्रश्न है कि भारत में पहली जनगणना कब हुई। वैसे ज्योग्राफी के स्टूडेंट्स हैं, आपने पढ़ाई है, प्रथम जनगणना हुई थी 1872 ईस्वी में। कब हुई थी? 1872 ईस्वी में। दूसरा प्रश्न है आपके, भारत में प्रथम संपूर्ण जनगणना कब हुई। यह हुई थी लेकिन इसमें कुछ कमियां रह गई थी। संपूर्ण जनगणना जो है वो 1881 ईस्वी में, यानी एक नियमित 1881 से अपनी जनगणना है वो रेगुलर चल रही है। 1881 में प्रथम बार हुई थी। इसके बाद तीसरा प्रश्न देखिए। तीसरा प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। उत्तर प्रदेश है। कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। इसके संबंध में एक प्रश्न ऐसे भी आ सकता है, जैसे मान लो इसमें 4 राज्यों के नाम दे दिए और उसमें यह प्रश्न दे दिया कि इनमें से सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, या इन राज्यों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। तो जैसे इसके लिए हमें 2-3 राज्यों का और जानना होगा। तो उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र आता है। क्या आता है? उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र आता है। महाराष्ट्र के बाद बिहार आता है। बिहार के बाद पश्चिम बंगाल आता है।
ये राज्य हैं जिनमें अधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, ये राज्य हैं जो सर्वाधिक जनसंख्या वाले हैं। चौथा प्रश्न है कि भारत के किन राज्यों में जनघनत्व उच्चतर है। उन राज्यों के नाम बताने हैं जिनमें जनघनत्व है वो उच्चतर है, वो कौन से राज्य हैं। और जनघनत्व उच्चतर है वो राज्य हैं आपके, एक तो है बिहार, जहां पे 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और उसके बाद है आपके यानी पश्चिम बंगाल, कौन सा है, पश्चिम बंगाल, जिसमें 1029 है ना, घनत्व है, जनघनत्व की बात है। उसके बाद उत्तर प्रदेश आता है जिसमें 829 है। तो देखिए, जैसे सर्वाधिक जनसंख्या तो उत्तर प्रदेश में है, लेकिन जनघनत्व बिहार में, ये ध्यान रखना, जनघनत्व और उसमें फर्क है। पांचवा प्रश्न देखिए, किस अवधि को भारत की जनसंख्या की स्थिर प्रावस्था कहा जाता है। कौन सी अवधि है जिसको स्थिर प्रावस्था की संख्या कहा जाता है। तो वो एक तो है 1901 से 1921 की अवधि, इसमें कोई ज्यादा जनसंख्या की वृद्धि नहीं हुई, स्थिर ही है। और 1921 से 1951, ये दोनों क्या है, स्थिर प्रावस्था वाली अवधियां हैं। तो 1 से 51 भी हम कह सकते हैं। अगला प्रश्न है कि 1951 से 81 के दशकों में भारत में जनसंख्या में औसत वार्षिक वृद्धि दर कितनी रही है। देखिए, एक दिन अपन ने पहले वाला जो वीडियो था उसमें तो ये पढ़ा था कि 2011 में आपके औसत वार्षिक वृद्धि दर कितनी रही है। तो इसमें अपन 1.6 देख रहे थे, 1.64 या 1.6। अब ये पूछ रहा है कि 51 से 81 के बीच जो ये है, यहाँ पर औसत वार्षिक वृद्धि दर कितनी रही, और वो रही है 2.2% और सर्वाधिक उच्च रही है। आज तक के जो हैं आंकड़े, उनमें सबसे ज्यादा सर्वाधिक यही रही है, 1951 से 81 के बीच में सबसे ज्यादा वार्षिक वृद्धि दर रही है। सातवां प्रश्न बन जाता है कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत में कुल कितने गांव हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। और 6,40,867 गांव है। कितना है, 6,40,867 गांव है, जिनमें से 5,97,608 गांव है वो आबाद है, बसे हुए हैं। और उनमें से इनमें जितना जो डिफरेंस है वो गांव बेचिराग हैं। क्या है, बेचिराग हैं, अर्थात वो उजड़ गए हैं। उन गांवों का नाम है लेकिन उनमें जनसंख्या नहीं है। अभी मैं आपसे बता रहा था कि आपको व्हाट्सएप ग्रुप जिस पे नंबर ऐड होना है वो है 9610208295। इन नंबरों पे आपके लिए बॉयज और गर्ल्स के लिए अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप्स के लिए बनाए गए हैं और वहां आप ऐड हो सकते हैं। क्लास 12 के लिए, क्लास 12 में जो 6-7 सब्जेक्ट है उनमें से मैं समझता हूं कि लगभग आपके सब्जेक्ट है वो मिल जाएंगे। यानी 2 सब्जेक्ट्स आपके जो कंपलसरी है वो तो है ही है, इसके अलावा कंपलसरी के अलावा जो है जो 4 सब्जेक्ट यानी 4+1 यानी 5 सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, तो 500 में से 3 आपके मिल ही जाते हैं। तो आप अच्छी तरीके से इस चैनल से पढ़ाई कर सकते हैं। 8वां प्रश्न है कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत की श्रमजीवी जनसंख्या को कितने संवर्गों में विभाजित किया गया है। श्रमजीवी जनसंख्या जो है उसको कितने वर्गों में विभाजित किया गया है, और उसे किया गया है 4 भागों में। कितने भागों में, 4 भागों में। अब 4 भागों में है, कौन कौन से हैं 4 भागों में। एक तो है किसान, इसके बाद मजदूर, उसके बाद घरेलू और औद्योगिक श्रमिक, यानी ये मजदूर है वो कृषि मजदूर है, कृषि मजदूर। उसके बाद घरेलू एवं औद्योगिक श्रमिक, घरेलू एवं औद्योगिक सर्विस, औद्योगिक श्रमिक, और इसके अलावा अन्य श्रमिक। इस प्रकार 4 संवर्गों में बांटा गया है। 9वां प्रश्न देखिए,
भारतीय जनगणना में कब से प्रवासियों की सूचना दर्ज करना शुरू किया? पहले जो जैसे प्रवास कर जाते थे, पहले जो जनगणना होती थी तो उसमें क्या होता, प्रवासियों का कॉलम नहीं था, लेकिन ये प्रवासियों का कॉलम है वो कब से दर्ज करना शुरू किया गया? वो शुरू किया गया 1881 में, जब से संपूर्ण जनगणना शुरू हुई। उससे लोगों के प्रवासियों की सूचना, प्रवासियों का मतलब है कि एक व्यक्ति का घर यहाँ पे है लेकिन वो व्यक्ति यहाँ नहीं है, यानी वो व्यक्ति कहीं पर दूसरी जगह रहता है, तो उसकी काउंटिंग है। यानी वो एक तो यहाँ तो आकर के तो अप्रवासी हो गया, यहाँ से प्रवासी हो गया, तो एक ही आदमी उत्प्रवासी भी माना जा सकता है, अप्रवासी भी माना जा सकता है। भारत जनगणना में कब से जन्म स्थान एवं निवास की अवधि को दर्ज करना शुरू किया गया? ये 10वां प्रश्न है। कब से शुरू किया गया, जिसमें जन्म स्थान और निवास स्थान की, जन्म स्थान अलग है, अभी जैसे मान लो जन्म किसी का कहीं हुआ है लेकिन वो अभी वर्तमान में रह कहाँ रहा है, तो ये सूचना है वो कब से शुरू की गई, दर्ज करना कब से शुरू किया गया? और ये शुरू किया गया था आपके 1961 से। कब से शुरू किया गया था? 1961 ईस्वी से शुरू किया गया था। 11वां प्रश्न है, 1961 से शुरू किया गया, यानी 1971 ईस्वी से निवास स्थान और गणना स्थान पर रुकने की अवधि को भी दर्ज करना शुरू किया गया। जैसे 61 से दिए और 1971 से एक और पॉइंट डाला गया कि जन्म स्थान और ये जो गणना स्थल है इसमें अवधि कितनी हो गई, जैसे अभी इस अवधि पर वो कितने समय से रह रहा है, ये कॉलम भी डाला गया। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है ये 11वां प्रश्न ये है कि भारत की किस जनगणना में प्रवास के कारणों को दर्ज करना शुरू किया गया? यानी प्रवास किस कारण से हुआ है? अब जैसे यहां तक तो क्या है कि जन्म स्थान और प्रवास को दर्ज किया गया, लेकिन 91 से, कब से? 1981 से, सॉरी 1981 ईस्वी से क्या दर्ज करना शुरू किया गया कि प्रवास का कारण क्या है? प्रवास का कारण। तो यहां से प्रश्न एक ये भी आ सकता है कि जनगणना में प्रवास के कारणों को कब से दर्ज किया जाने लगा, या 1981 में भारत की जनगणना में क्या परिवर्तन किया गया, तो उसमें एक प्रवास का कारण है, प्रवास का कारण का कॉलम है वो और अधिक बढ़ा दिया गया। आगे देखिए, भारत की जनगणना में प्रवास की गणना किन आधारों पर की जाती है? दो आधार है उसके। कितने आधारों पर? दो आधारों पर, एक तो जन्म स्थान और निवास स्थान। प्रवास की गणना जन्म स्थान और निवास स्थान, इसके आधार पर की जाती है। दो ही आधार है, जैसे जन्म स्थान कौन सा है अभी वर्तमान में, निवास स्थान कौन सा है, तो इनके इसका अर्थ है कि अगर वो जन्म स्थान पर नहीं रह रहा है तो इसका मतलब है कि वो उस आदमी ने प्रवास किया है। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक अप्रवासी आते हैं? यानी दूसरे देश के लोग मान लो, या दूसरे जैसे राज्यों से दूसरे राज्य में जाने वाले, जैसे राजस्थान से दूसरे राज्य में जाने वाले, तो ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें लोग सर्वाधिक आते हैं और अप्रवासी आते हैं? वो राज्य कौन सा है? और वो राज्य है आपके महाराष्ट्र। कौन सा है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में आने का एक ये भी है कि वहां पर औद्योगिक धंधे ज्यादा है, औद्योगिक धंधों के साथ साथ वहां पर जो है फिल्म इंडस्ट्री भी है, तो बहुत सारे लोग हैं वो इस प्रकार के काम, फिल्म इंडस्ट्रियों में काम करने के लिए भी वो वहां जाते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, भारत में पुरुष प्रवास का मुख्य कारण क्या है? भारत में जो पुरुष है वो प्रवास क्यों कर रहे हैं, इसका क्या कारण है? और वो इसका कारण है काम और रोजगार। काम और रोजगार के लिए पुरुष जो है वो काम और रोजगार के लिए प्रवास करता है। 15वां प्रश्न देखिए, ये 15वां प्रश्न यहां छप गया है। जनगणना 2011 के अनुसार कितने प्रतिशत स्त्रियों के प्रवास का मुख्य कारण काम और रोजगार रहा है? प्रवास का मुख्य कारण काम और रोजगार रहा है। भाई कितने परसेंट स्त्रियां हैं जो काम और रोजगार की तलाश में यानी प्रवास किया है? और वो स्त्रियों की संख्या है 3%। वैसे स्त्रियों के प्रवास का क्या कारण माना गया है? देखिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि भारत में स्त्री प्रवास का मुख्य कारण क्या है? और भारत में स्त्री प्रवास का मुख्य कारण है विवाह, क्योंकि विवाह होने के कारण
वह स्त्री अपने जन्म स्थान पर नहीं रह करके दूसरे स्थल पर रहती है। तो इसका अर्थ है कि इसका मुख्य कारण यह है। 17वां प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों से सर्वाधिक राशि प्राप्त करने वाले राज्य कौन से हैं? अंतर्राष्ट्रीय यानी इंटरनेशनल, जैसे मान लो अंतर्राष्ट्रीय दूसरे देशों में किस राज्य के लोग ज्यादा गए हुए हैं और किस राज्य को सर्वाधिक जो राशि प्राप्त होती है, सर्वाधिक जो करेंसी है वो फॉरेन करेंसी प्राप्त होती है, उनमें है एक तो पंजाब सबसे ज्यादा, उसके बाद है केरल और उसके बाद है तमिलनाडु। यहाँ के लोग सबसे ज्यादा दूसरे देशों में रहते हैं और इन देशों को, इन राज्यों को सबसे ज्यादा करेंसी, फॉरेन करेंसी या राशि मिलती है। अगला प्रश्न देखिए, हुंडियों से प्राप्त राशि को किस उपयोग में लिया जाता है? हुंडियां जो मिलती है, दूसरे देशों से जो राशि प्राप्त होती है, उस राशि से क्या काम होता है, किन राशियों में उपयोग लिया जाता है? देखिए, इनमें एक तो भोजन है, भोजन ऋण आएगी, ये जो अपने राज्य हैं वो क्या करते हैं, ऋण चुकाते हैं। इसके अलावा उपचार कर, यानी स्वास्थ्य के लिए, विवाह के लिए, इसके अलावा बच्चों की शिक्षा के लिए, बच्चों की शिक्षा के लिए, इसके अलावा कृषि में निवेश किया जाता है, कृषि में भी निवेश किया जाता है, गृह निर्माण भी होता है। यानी बाहर से जो पैसे आते हैं लगभग जो है वो इनमें सबसे ज्यादा खर्च होते हैं। अगला प्रश्न देखिए, देश में अनियंत्रित प्रवास का नकारात्मक परिणाम क्या रहा है? अनियंत्रित प्रवास यानी जिन पर नियंत्रण नहीं है, तो उससे क्या हुआ है? उससे हुआ है गंदी बस्तियों का विकास, क्योंकि यहां से लोग हैं वो वहां चले जाते हैं बड़े बड़े नगरों में और वहां जगह मिलती नहीं है, तो वो क्या करते हैं, सड़क के किनारे या कहीं पर वन काट करके और वहां पर, जैसे मान लो, या जैसे पूरे शहर का जहां पे पानी गंदा नाला होता है उनके आसपास लोग ये रहना शुरू हो जाते हैं और वो गंदी बस्तियां विकसित हो जाती है, जिससे रोग बीमारी इनको बढ़ावा देते हैं। तो इसका अर्थ है कि अनियंत्रित प्रवास का नकारात्मक परिणाम यह है गंदी बस्तियों का बसना। इसमें प्रश्न ऐसे भी हो सकता है कि गंदी बस्तियों का बसने का क्या कारण है? तो वह है देश में अनियंत्रित प्रवास। अब देखिए अगला प्रश्न, देखिए अगला प्रश्न है कि जनगणना 2001 के अनुसार कितने प्रतिशत लोगों की सूचना प्रवासियों के रूप में दर्ज की गई? 2001 में जो जनगणना हुई थी, 2011 की बात नहीं है, ये 2001 की पूछी गई है। तो इसमें कितने प्रतिशत लोग हैं प्रवासियों के रूप में है? वो है 30% लोग। यानी 102.7 करोड़ जो लोग थे उनमें से 30% यानी 30.7 करोड़ लोग जो है वो प्रवासियों के रूप में उनकी एंट्री हुई है। 102 करोड़ में से 102 क्या 108 करोड़ ही मान लो, 103 करोड़ में से 31 करोड़, यू मान लो 30.7 31, यानी 31 करोड़ लोग जो है वो प्रवासियों के रूप में दर्ज किए गए। तो ये थी सूचना ज्योग्राफी का दूसरा पार्ट। ज्योग्राफी का तीसरा, चौथा, यानी जल्दी ही आपके ये 6 वीडियोज होंगे। 6 वीडियो में ये छोटे प्रश्न समाप्त हो जाएंगे, उसके बाद बड़े प्रश्न शुरू होंगे। उम्मीद करता हूं आपकी ST/SE की एग्जाम में बहुत अधिक उपयोगी होंगे, बोर्ड परीक्षा में होंगे और कंपटीशन की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए भी अधिक महत्वपूर्ण होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। 9610208295 इन पर आप अवश्य ही ऐड हो जाए ताकि आपका सिलेबस समय पर पूरा हो जाए। जय हिंद।